नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेडीयू विधायकों के संपर्क में है लालू यादव, कभी भी गिर सकती है नीतीश सरकार, गिरिराज सिंह का बड़ा दावा। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस की न्याय यात्रा से बढ़ेगी सहयोगी दलों की नाराजगी, यह मजबूत होंगे रिश्ते, 5 राज्यों में होगा इसका टेस्ट। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि साल के आखिरी दिन खड़गे ने पीएम मोदी को उन वादों की दिलाई याद जो अब तक नहीं हुए पूरे, बोले बीजेपी के झूठ है सबसे मजबूत। दोस्तों, चौथी खबर में आपको बताएंगे मौसम का हाल, बदल जाएगा मौसम और कई जिलों में बारिश के आसार। और साथ ही साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले, पदकवाद में विनेश फोगाट के समर्थन में राहुल गांधी का ट्वीट। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू विधायकों के संपर्क में है लालू यादव, कभी भी गिर सकती है नीतीश सरकार, गिरिराज सिंह का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, बिहार में सियासी उठापटक जारी है। जेडीयू में हुए फेरबदल को लेकर बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव जेडीयू विधायकों के संपर्क में है और नीतीश कुमार की सरकार कभी भी गिर सकती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 2017 की तरह है। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटा करके अपनी लुटिया डूबने से तो बचा ली है, लेकिन वो लालू यादव के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। लालू यादव उनके विधायकों के संपर्क में है और सरकार कभी भी गिर सकती है। तेजस्वी यादव सीएम हो सकते हैं और इसको कोई नहीं टाल सकता है। इसका मतलब समझिए कि नीतीश कुमार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पीएम मटेरियल छोड़िए, अब वो सीएम मटेरियल भी नहीं है। दोस्तों, इससे पहले शुक्रवार को ललन सिंह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर नीतीश कुमार पर हमला करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा था कि इसमें बड़ी बात क्या है, नीतीश कुमार पहले भी पार्टी अध्यक्षों को बर्खास्त कर चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। यह तय है कि वो कुछ दिन और बिहार के सीएम हैं। अब उनके पास एक ही विकल्प है, लालू यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दें और तेजस्वी यादव को नया सीएम बनने दें, अन्यथा लालू यादव पार्टी में फूट डालने और अपनी सरकार बनाने में माहिर हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी भी हाल ही में सामने आई थी। खबर के मुताबिक ललन सिंह के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव को जब नीतीश कुमार की प्लानिंग शुरू कर दी, सूत्रों के मुताबिक कुछ हफ्ते पहले जनता दल यूनाइटेड के तकरीबन 12 विधायकों की एक गुप्त बैठक हुई थी और डील के मुताबिक ललन सिंह इन 10-12 विधायकों की मदद से तेजस्वी यादव की ताजपोशी करने के चक्कर में थे, लेकिन इस सीक्रेट मीटिंग की भनक नीतीश कुमार को लग गई और ललन सिंह अगर अपने प्लानिंग में कामयाब हो जाते तो उन्हें आरजेडी राज्यसभा भेज सकती थी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की गद्दी को अब नीतीश कुमार को अलविदा कहना होगा और तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री बनेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की न्याय यात्रा से बढ़ेगी सहयोगी दलों की नाराजगी, या मजबूत होंगे रिश्ते, 5 राज्यों में होगा इसका टेस्ट। जी हां दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकालेगी। इस यात्रा को राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण कहा जा रहा है। कांग्रेस ने दावा किया था कि भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल हुई थी। अब पार्टी 14 जनवरी 2024 से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी। मणिपुर से मुंबई तक होने वाली इस यात्रा में कांग्रेस 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की किस्मत पलटने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इससे तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना जैसे उसके सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस के सहयोगी पार्टियों के साथ तालमेल और ज्यादा बेहतर हो सकता है। दोस्तों, जिन राज्यों से ये यात्रा निकलने वाली है वहां पार्टियों ने जमकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और कांग्रेस की न्याय यात्रा से सहयोगी दलों की नाराजगी नहीं बढ़ेगी बल्कि मजबूती बढ़ेगी। मजबूत इनके रिश्ते होंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को इनका सामना करना पड़ेगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं किया तो रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साल के आखिरी दिन खड़गे ने पीएम मोदी को उन वादों की याद दिलाई जो अब तक नहीं हुए पूरे, बोले बीजेपी के झूठ है सबसे मजबूत। जी हां दोस्तों, साल 2023 के आखिरी दिन के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को उन वादों की याद दिलाई जो उन्होंने जनता से सालों पहले किए थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को उनके द्वारा किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे, हर घर बिजली और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जैसे वादों की याद दिलाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, नरेंद्र मोदी जी, 2023 का आज का आखिरी दिन है। आपने कहा था कि 2022 तक ही हर किसान की आमदनी दोगुनी होगी, हर हिंदुस्तानी के पास घर होगा और उसमें 24 घंटे और 7 दिन बिजली मिलेगी, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। ये सब बात तो
नहीं हुआ, पर हर भारतीय को पता है कि बीजेपी के झूठ है सबसे मजबूत। जी हाँ दोस्तों, साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साल 2022 तक देश के सभी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इस बात को साल 2021 तक केंद्र सरकार के हर वार्षिक बजट में दोहराई थी और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय खत्म होने के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। साल 2023-24 के वार्षिक केंद्रीय बजट में किसानों का बजट अनुमान पिछले साल से कम कर दिया गया, यानी साल 2023-24 में कृषि बजट 1.24 लाख करोड़ था, जिसे घटाकर 1.15 करोड़ के आसपास कर दिया गया। इससे पिछले की तुलना में फसल बीमा योजना का आवंटन 15,500 करोड़ के कम करके 13,625 करोड़ कर दिया गया। इसके अलावा खाद पर मिलने वाली सब्सिडी में भी भारी कटौती की गई। मोदी सरकार की योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सरकार घर देती है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य साल 2022 तक भारत के हर परिवार को ग्रामीण और शहर में पक्का घर देना था। हालांकि तय किए गए समय तक लक्ष्य पूरा नहीं होने के चलते योजना की अवधि को साल 2024 तक बढ़ा दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब जल्द बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश के आसार। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार नए साल के पहले दिन से मौसम में बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बदली बारिश का सिलसिला शुरू होगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र से जारी बुलेटिन के अनुसार 1 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। फिर 2 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी का प्रकोप और बढ़ेगा। रविवार 31 दिसंबर को सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर समेत कई सारे इलाकों में घना कोहरा छाया रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बहुत घना कोहरा छाया रहा और बरेली और गोरखपुर मंडलों में दिन के तापमान में काफी कमी आई। वाराणसी मंडल में भी दिन का तापमान काफी कम रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर बेटी के लिए आत्मसम्मान, पहले पदक बाद में, विनेश फोगाट के समर्थन में राहुल गांधी का ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेसलर विनेश फोगाट का समर्थन करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने रविवार सुबह अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए विनेश के साथ एकजुटता जताई। राहुल गांधी ने इस पोस्ट में लिखा, देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद। आज क्या एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से अधिक हो गई। प्रधानमंत्री राष्ट्र का अभिभावक होता है और उसकी ऐसी निष्ठुरता देखकर पीड़ा होती है। विनेश फोगाट ने देश के शीर्ष पहलवानों के साथ कथित अन्याय के विरोध में 4 दिन पहले प्रधानमंत्री को खुला खत लिखकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार त्यागने की घोषणा की थी। उन्होंने शनिवार को ये दोनों पुरस्कार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रख दिए और WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों का यौन पीड़न करने का आरोप लगाने वाले रेसलर्स भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह के चुनाव का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि संजय सिंह बृजभूषण के करीबी सहयोगी हैं, इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले ही खेल मंत्रालय ने निर्णय लेते समय अपने संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए WFI की नवनिर्वाचित बॉडी को निलंबित कर दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री की निष्ठुरता देख पीड़ा होती है। विनेश फोगाट की अवार्ड वापसी पर बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहलवान विनेश फोगाट के अर्जुन और खेल रत्न पुरस्कार लौटाने के फैसले पर टिप्पणी की है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले, अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद। कई विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट ने शनिवार को अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटा दिया है। वो इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय जाना चाहती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों पुरस्कार कर्तव्य पथ के बीच में रख दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह विनेश फोगाट अपने पुरस्कार हाथ में लेकर पहुंची हैं और कर्तव्य पथ पर उन्हें रख देती हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोहरे के चलते रफ्तार पर ब्रेक, 4 से 8 घंटे लेट
चल रही दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनें। जी हां दोस्तों, दिल्ली सहित देश के अधिकांश इलाकों में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे और ठंड की वजह से लोगों की दिनचर्या पर भी काफी असर हुआ है। रविवार को सर्दी में खराब मौसम और कोहरे के कारण दिल्ली पहुंचने वाली 23 ट्रेनें लेट हैं। इसका सीधा असर यह हुआ कि नव वर्ष दूसरे शहरों से दिल्ली पहुंचने वाले लोगों की उलझनें बढ़ गई। यात्रा कर रहे लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि वो अब अपने गंतव्य तक ही समय सीमा पर सही समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं। इंडियन रेलवे ने खराब मौसम के मद्देनजर कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल किया है तो कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट भी कर दिया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं। इसमें दिल्ली, जम्मू, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गोवा, तेलंगाना, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के रेल यातायात को ज्यादा प्रभावित किया है। रविवार को नई दिल्ली आने जाने वाली लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया। रेलवे ने लोगों से यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक करने का सुझाव दिया है। रेलवे ने कहा है कि ऐसा ना करने पर नए साल का मजा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर। सीटीआई की केंद्र से मांग, पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 10 रुपए कटौती करे मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों का असर सीधा आम जनता की पॉकेट पर पड़ता है, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इजाफा होता है। नतीजतन चीजें महंगी हो जाती हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का भाव पिछले 1.5 साल में लगातार गिरा है। बावजूद इसके पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई। यही वजह है कि महंगाई पर लगाम नहीं लग पा रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई गिरावट और तेल कंपनियों की मनमानी को देखते हुए चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पेट्रोल डीजल की दरों में कमी लगाने की गुहार लगाई है। सीटीआई चेयरमैन ब्रिजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि भारत ने दिसंबर में कच्चा तेल $77.14 प्रति बैरल खरीदा है, जबकि सितंबर 2023 में यही क्रूड ऑयल $93.54 प्रति बैरल खरीदा, जबकि जून 2022 में कच्चे तेल की कीमत $116 प्रति बैरल थी। कच्चे तेल में लगातार कमी आ रही है, फिर भी आम लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब अयोध्या से चलेगी बीजेपी की सरकार, वहीं होगा पीएमओ और पार्टी ऑफिस। संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा तंज। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिला था। वहीं अब 22 जनवरी को घर घर में राम ज्योति जलाने के बीजेपी के आह्वान पर फिर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि घर घर में राम ज्योति जलाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है। राम इस देश की अस्मिता और संस्कृति है। राम पूरे देश और विश्व के हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि अगर कोई एक पार्टी कहती है कि राम हमारे हैं तो वो राम को छोटा कर रहे हैं। पार्टी ने राम के लिए बलिदान दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि अयोध्या से ही बीजेपी की सरकार चलेगी। पीएमओ से बीजेपी के ऑफिस तक सब अयोध्या से ही चलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई थी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा था कि 22 जनवरी के बाद बीजेपी श्री राम को पार्टी से प्रत्याशी बना देगी। वहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने को लेकर जब संजय राउत से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के इवेंट में नहीं जाएंगे। ये बीजेपी की रैली है। ये इस कार्यक्रम के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। जी दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोविड के बावजूद नए साल के जश्न को लेकर भारी उत्साह, होटल इंडस्ट्री को कमाई की बढ़ाने की है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने की खबरों का नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में जुटे लोगों की संभावनाओं पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। ऐसे में होटल या आतिथ्य क्षेत्र अपनी कमाई में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। होटल में खाने पीने के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। वहीं रिजॉर्ट स्थल पर बुकिंग में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। होटल क्षेत्र के कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष में अपने राजस्व में 19% तक वृद्धि की उम्मीद है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी ने कहा कि कोविड के मामले बढ़ने की खबरों से जश्न की तैयारी कर रहे लोगों की भावना पर कोई
असर नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिष्ठान कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी 2024 में सत्ता में लौटी तो छीन लेगी वोटिंग का अधिकार, अखिलेश यादव ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए धर्म का दुरुपयोग करने और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। सपा सुप्रीमो शनिवार को उत्तर प्रदेश के एटा जिले के नगला दांडी इलाके में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उपरोक्त टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि भाजपा का काम जनता को धोखा देना है। भाजपा पहले दिन से ही राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में असमानता बढ़ी है। उन्होंने कहा, धोखा देना भाजपा का व्यवहार है, धंधा और राजनीति है। वो लोगों के अधिकार और सम्मान को छीनने का काम कर रही है। हम असमानता को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत के सीट बंटवारे पर दिए बयान से महाराष्ट्र में सियासी बवाल, शिवसेना पर भड़की कांग्रेस, डैमेज कंट्रोल में जुटे उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के लिए 2024 का चुनाव जीतना मुश्किल है क्या? दोस्तों, कांग्रेस के लिए 2024 का चुनाव जीतना जरूरी है। आपको बता दें कि यहाँ पर क्षेत्रीय दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका सबसे ज्यादा ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला, जहां शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस संजय राउत के इस बयान से खासा नाराज भी हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने यहां तक कह दिया कि राउत को उन पार्टियों को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिनके साथ शिवसेना यूबीटी ने गठबंधन किया हुआ है। वहीं संजय राउत के बयान के बाद शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे डैमेज कंट्रोल में जुट गए और उन्होंने राउत के बयान से किनारा कर लिया। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर विवाद की शुरुआत हो चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 227 दिन बाद देश में सामने आया कोविड का सबसे ज्यादा मामले, 3 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रविवार को 841 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 227 दिनों या 7 महीनों में सबसे अधिक दैनिक बढ़ोतरी है। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मामले पिछले दिन के 3,997 से बढ़कर 4,309 हो गए हैं। देश में वायरस के कारण 3 नई मौतें भी हुई, जिनमें केरल, कर्नाटक और बिहार में एक मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को भारत में कोविड के 743 नए मामले सामने आए थे। अपेक्षाकृत कम संक्रमण दर के बाद मामलों में वृद्धि हुई है। 5 दिसंबर तक दैनिक मामले दोहरे अंकों तक ही आ रहे थे। कोरोना वायरस JN.1 सब वेरिएंट के आने और सर्द मौसम की वजह से मामलों में तेजी आई है। जनवरी 2020 में कोविड के प्रकोप के बाद से भारत में 4.50 करोड़ मामले और 5,33,361 मौतें हुई हैं। मामलों में हालिया वृद्धि के बावजूद भारत की रिकवरी दर 98.81% के उच्च स्तर पर बनी हुई है, जिसमें 4.44 करोड़ लोग बीमारी से उबर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश ने अपने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में कोविड-19 टीकों की 220.67 करोड़ से अधिक खुराकें दी हैं। ऐसे समय में जब देश नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है, स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क हैं और हालात पर बारीकी से निगरानी बनाए हुए हैं। सरकार और प्रशासन ने लोगों से वायरस के आगे प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया। विशेषज्ञों ने बीमारियों से ग्रसित लोगों और बुजुर्गों को भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने और फेस मास्क पहनने की सलाह दी है। अब तक शुक्रवार तक 9 राज्य से JN.1 सब वेरिएंट के 178 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या गोवा में 47 और उसके बाद केरल में 41 दर्ज की गई है। अन्य राज्य जहां JN.1 मामले पाए गए हैं वहां गुजरात में 36, कर्नाटक में 34, महाराष्ट्र में 9, राजस्थान और तमिलनाडु में 4 और तेलंगाना से 2 और दिल्ली से 1 शामिल है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ठाणे में रेव पार्टी पर पुलिस की रेड, 100 लड़के लड़कियां हिरासत में, बड़ी मात्रा में ड्रग्स और शराब बरामद, 25 बाइकें भी जब्त। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे में नए साल से एक दिन पहले पुलिस ने एक रेव पार्टी पर छापा मारा है।
ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पार्टी पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लड़के और लड़कियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शनिवार रविवार की रात तकरीबन 2 बजे से ये छापेमारी की, जिसमें बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। ठाणे पुलिस के मुताबिक ये रेव पार्टी मुंबई से सटे ठाणे के छोड़बंदर रोड पर वडवली बीच के पास आयोजित की गई थी। पुलिस ने बताया कि हमें देर रात रेव पार्टी की सूचना मिली थी। इसके बाद छापेमारी की गई और इस दौरान हिरासत में लिए गए ज्यादातर युवक युवतियां नशे की हालत में डांस करते हुए मिले और इनका मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। पार्टी एक निजी प्लॉट में चल रही थी। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों के पास से 70 ग्राम चरस MDM और इसी के साथ 70 ग्राम चरस MDMA LSD और इसी के साथ एक्सटेसी पिल्स के साथ गांजा और ढेर सारी शराब बरामद हुई हैं। मौके से गांजा पीने की सामग्री DJ 29 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। वही दोस्तों, पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले तेजस अनिल कुबल 23 और सुजल महादेव महाजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पुलिस अलर्ट है और कार्रवाई की जा रही है। MD समेत ड्रग्स बरामद किए गए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि मामला दर्ज कर लिया गया है और हमने नशा मुक्त मुंबई का संकल्प लिया है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।